Good morning, students. In our last class, we have read a few paragraphs of the chapter 3, Positive Health. Now, let's move forward. While most people in the developed countries enjoy better health, the doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities. They tend to ignore other important social factors such as the higher standards of education, wealth, nutrition, and cleaner environments enjoyed by most of these populations. Students, जैसे कि अमेरिका या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमने पहले ही बात की कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों का फिजिकल या शारीरिक स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा होता है। एट्रीब्यूट का मतलब योगदान। हालांकि वहाँ के लोग इसमें इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ को ही बेटर फिजिकल हेल्थ का कारण मानते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग। और वहाँ के लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण फिजिकल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। वो लोग सोशल फैक्टर्स को खास तवज्जो नहीं देते। It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from a decline in basic human values. This is frequently reflected in complex problems such as drug dependence, psychological and mental illnesses, and stress related diseases. Family ties are breaking down and close, happy human interactions are becoming less common. तो स्टूडेंट्स देखो, कहने को तो आज की डेट में भारत में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज से ही हुई है। नॉर्दर्न कंटिनेंट, नॉर्दर्न साइड ऑफ द कंटिनेंट, वर्ल्ड एज ए होल अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूएसए आता है, साउदर्न पॉइंट ऑफ द कंटिनेंट जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न साइड बोलो या साउदर्न साइड बोलो, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, नॉट इवन अमेरिका, अदर डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये चीज़ देखने को मिली। और वहीं से शुरुआत हुई इस चीज़ की कि फिज़िकल हेल्थ तो अच्छा रखा जाए और ह्यूमन वैल्यूज़ को तवज्जो न दिया जाए। धीरे धीरे ह्यूमन वैल्यूज़ घटने लगे, इंसान आपसी भाईचारा को भूलने लगा, और इस कारण से कई प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का क्रिएशन शुरू हो गया, कई प्रकार की मानसिक बीमारियों का क्रिएशन शुरू हो गया। जैसे जैसे संयुक्त परिवार टूटते चले गए, वैसे वैसे लोगों के बीच की जो वास्तविक, लोगों के अंदर की जो वास्तविक खुशी है, जो शांति है, जो वास्तविक खुशियां हैं, वो भी लुप्त होती चली गई। हालांकि ये पाश्चात्य देशों से शुरू हुआ था, लेकिन कहने को तो पाश्चात्य देशों से शुरू हुआ था, लेकिन आज के डेट में ये भारत में भी काफ़ी हद तक देखा जा सकता है, टूटते पारिवारिक और सामाजिक संबंध। इस प्रकार की प्रॉब्लम को डील करने के लिए लोग साइको एनालिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाने लगे। Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion, as they believed it was most important to relieve the distressed people's mind. आज के युग में जो काम साइको एनालिस्ट या साइकेट्रिस्ट कर रहा है, पुराने ज़माने में वो काम हमारे घर के बुज़ुर्ग या हमारे समझदार दोस्त किया करते थे।
वो अपने प्यार और भाईचारे और अपनेपन से हमारी प्रॉब्लम को सुलझा दिया करते थे। लेकिन चूंकि अब प्यार और भाईचारे में कमी आ रही है, तो इसलिए न तो अभी उतने अच्छे दोस्त मिल रहे हैं और न उतने अच्छे बुजुर्ग। Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems. स्वाभाविक सी बात है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो फिजिकल हेल्थ को एक्वायर किया है, उसको डेवलपिंग कंट्रीज भी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए वो भी मेंटल रादर मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है। बेटर फिजिकल हेल्थ पाने के लिए जो मेन चीज़ है वो तो ऑब्वियसली बेटर मेडिकल फैसिलिटी है ही। ऑफन द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environments. For the developing world, this is a tremendous waste of limited resources. Students, limited resources. सीमित संसाधन, हमारे पास सीमित संसाधन है। अभी आज सुबह ही मैं सोशल मीडिया जब थोड़ी देर के लिए देख रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि भारत में वीआईपीज़ की संख्या 2 लाख से ऊपर है, जबकि अमेरिका जैसे इतने उन्नत देश में वीआईपीज़ की संख्या 250 के आसपास है। 250 की संख्या है वीआईपी की अमेरिका में, और अदर इम्पॉर्टेंट जो नेशंस हैं उनमें भी वो संख्या 500 से ऊपर कहीं नहीं है। मतलब बड़े से बड़े देश में भी वीआईपी की संख्या अंडर 500 है, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर वीआईपीज़ की संख्या 2 लाख से ऊपर है। हर एक नेता जो थोड़ा भी किसी ज़िले का एक बड़ा या किसी स्टेट का एक इम्पोर्टेंट पोस्ट को होल्ड करता है, तो बस उसको वीआईपी मान लिया जाता है। तो या कई सारे छोटे बड़े नेताओं को वीआईपी मान लिया गया है। 2 लाख से ऊपर मायने रखता है स्टूडेंट्स। 2 लाख से ऊपर नेता हैं जो वीआईपीज़, या 2 लाख से ऊपर लोग हैं जो वीआईपीज़ की कैटेगरी में भारत में रखे गए हैं, और इनको हवाई जहाज पे घूमना, इनका होटल में ठहरना, इनका खाना वगैरह सब कुछ फ्री है। कई सारे ट्रेन वगैरह सबके पासेस इनके फ्री हैं, खाना वगैरह इनका फ्री है, रहना इनका फ्री है। तो सोचने की बात यह है कि सरकारी इतने सारे लोग जिनको इतनी कुछ फ्रीडम मिल रही है और वो इतना सारा सरकारी पैसा अपने ऊपर लुटा रहे हैं, तो सोच के देखो संख्या बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रही है। 250 बिलो 500 एक तरफ किसी भी देश में, और हमारे देश में 2 लाख के ऊपर। तो 2 लाख के ऊपर के लोग अगर खुल करके खर्च करते हैं, जी भर के वो अलग अलग यात्राएं करते हैं, वो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जी भर के वो बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इतना सारा फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ होने के कारण आज अगर 2 लाख से ज़्यादा लोगों के पास, 2 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए अगर हमारे देश की सरकार खर्च करेगी, तो फिर सीमित संसाधनों को वो और कैसे इस्तेमाल करेगी कि आम आदमी के काम आ सके। तो वहाँ पर कटौती करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे सरकारी जो हमारा सरकारी तंत्र है वही कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। खैर, तो हम ये पढ़ रहे थे कि अगर फिज़िकल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा खर्च किया जाएगा, तो उसमें भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को नुकसान है। तो पॉजिटिव हेल्थ को कैसे पाया जाए? Instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. For example, learning the value of good nutrition for health and teaching this to the children. And we should use our indigenous simple home remedies to solve simple health problems instead of relying simply on modern drugs
which are often very expensive. And remember, most drugs are dangerous than the disease itself. तो शुभ्रा दत्ता का कहना है कि हम लोगों को बेटर फिजिकल हेल्थ पाने के लिए न सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देना उचित है, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घरेलू उपचारों को अपना करके अपना फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव करें, न्यूट्रिशियस फूड खाएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो अत्याधुनिक दवाइयाँ हैं उनके ऊपर ज़्यादा खर्च ना करें, क्योंकि वो अक्सर बहुत खर्चीली और बहुत महंगी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि अत्याधुनिक दवाइयों के ऊपर खर्च करते करते हम इतने ज़्यादा खर्च कर बैठे कि हम पैसों की इतनी कमी हो जाए हमारे पास कि वो बीमारी से बढ़कर हो। In nature, animals are not influenced by media campaigns and they trust their own instincts. और इसका अपनी अपनी बात की पुष्टि करने के लिए लेखिका जो है वो एनिमल्स का एग्जाम्पल दे रही है, जो कि बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेखिका का कहना है कि इंसान थोड़ी सी दिक्कत होने पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ भाग रहा है, लेकिन जानवरों को देखो, जानवरों के पास तो दवाइयाँ वगैरह इतनी ढंग से अवेलेबल नहीं है। ढंग से मतलब क्या, बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। अगर कोई पालतू जानवर किसी के है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जानवरों की दवाई वगैरह व्यवस्था करवा सकता है वो बंदा वेटरनिटी डॉक्टर के पास जा करके। लेकिन अगर कोई आवारा जानवर है तो उसके पास तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने ओन इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है कॉमन सेंस, ओन मतलब अपने कॉमन सेंस का वो इस्तेमाल करते हैं और अपने बॉडी को खुद ही वो रिकवर कर लेते हैं अगर बीमार होते हैं तो। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, salt is an essential element required by all animals. Wild animals in the forest try to find a place where salt is present in the soil. They regularly lick the soil to get the exact, amount of salt in their bodies need. They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we humans often do. They monitor their body needs by instinct and eat no more than is required. All carnivorous animals eat grass whenever they have diarrhea or other stomach problems due to indigestion. एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ। ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेखिका ने दिया है। दो एग्जांपल उन्होंने दिए हैं एनिमल्स के कि हर एनिमल को ही नमक की ज़रूरत पड़ती है और नमक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो नेचुरली वो जानवर ऐसे इलाकों में जाते हैं, ऐसी मिट्टी के पास जाते हैं जहाँ पर जिस मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा हो। और आपकी जानकारी तो ये होगी ही कि एनिमल्स अगर थोड़ी बहुत मिट्टी खा लेते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होता है। एनिमल की बॉडी ऐसी बनी है कि दे कैन कंज्यूम अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल। तो वो सॉइल जब लीक करते हैं तो ऐसा सॉइल अक्सर लीक करते हैं जिसमें सॉल्ट होता है, तो इस तरह से उनके सॉल्ट की पूर्ति हो जाती है। और जो मांसाहारी जानवर होते हैं जैसे कि लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, ये जो मांसाहारी जानवर है, ये जानवर मांस खाने के बाद अगर इनको डायरिया हो जाए, डायरिया का मतलब होता है दस्त लगने, अगर उनको दस्त लगने लग जाए, इनका लूज मोशन हो जाए, तो इनकी बॉडी इन्हें समझा देती है कि लूज मोशन हो रहा है, इसका मतलब आप ज़्यादा अमाउंट में आपने जो है मांस खा लिया है। तब ये लोग कभी कभार घास भी थोड़ी बहुत खाते हैं और घास खा करके इनकी डायरिया कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरह से ये नेचुरल इंस्टिंक्ट्स का सहारा लेकर के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ईटिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए? ह्यूमन बींग्स seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. जब जानवरों में इतनी बुद्धि है तो इंसान में क्यों नहीं? इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम करता है। हम अपने बॉडी के सिग्नल को समझना नहीं चाहते और बात बात पर डॉक्टर और मीडिया का सहारा लेते हैं। Sometimes overzealous parents force infants and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry. कई बार overzealous, ये जो zealous है, ZEALOUS, zealous जो वर्ड है इसका मतलब होता है
उत्साह, मैंने कभी कभी बहुत अति उत्साही माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को सिर्फ खाने की टाइम है इसलिए खिलाते हैं, भले बच्चे को भूख हो ना हो। ओवर जेलस का मतलब जो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, कई बार बॉडी की डिमांड से ज़्यादा उनको खिलाया जाता है ताकि वो हेल्दी बने। इस तरह से बच्चा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल को देखता नहीं है और वो उनको समझने में गलती करते रहता है। पीपल देन इधर ईट फार टू मच और टू लिटिल, ठीक है, एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाई द बॉडी। हाउएवर इफ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी signals from the beginning, we can have proper nourishment in the correct amounts and thus enjoy good health। तो इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं कि जो एटीट्यूड बचपन से बच्चों को डाला जाएगा वही जाकर के आगे जाकर के अच्छा होता है। इसलिए बच्चों को भी ज़बरदस्ती खिलाना नहीं चाहिए। अगर बच्चे नहीं खाना चाह रहे हैं तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि या तो उनका पेट भरा होगा या फिर वो उस समय जो है या कोई पर्टिकुलर फूड आइटम उनको पसंद ना हो। तो पर्टिकुलर फूड आइटम अगर बच्चे को पसंद ना हो तो इसकी आदत उनको धीरे धीरे ही डलवाई जा सकती है। एक साथ ऐसा नहीं है कि जो फूड आइटम उनको पसंद नहीं हो वो एक साथ उनको ठूस दिया जाए, और या फिर अगर उनको भूख नहीं हो तो ज़बरदस्ती खिलाया जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर बच्चों के साथ की जाती है तो बड़े होकर के वो बॉडी सिग्नल्स को समझने में भूल करते हैं और फिर वो भूख नहीं होने पर खाते हैं, मतलब गलत तरीके से उनकी ईटिंग हैबिट्स हो जाती है और फिर उस कारण बच्चे नॉरिश्ड नहीं हो पाते। तो एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी उम्मीदें क्या है और हमारी जिम्मेदारियां क्या है देख लेते हैं। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। भाई स्वाभाविक सी बात है कि हर माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनकी आशाएं अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा हो जाए, सपने ज़्यादा हो जाएं, तो बच्चों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। जब बच्चे अपने पेरेंट्स के एम्बिशंस के लेवल को रीच नहीं कर पाते, पहुंच नहीं पाते वहाँ तक, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस कारण से वो ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, नशे की लत उनको लग जाती है और फिर वो जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने को अवॉइड करने लग जाते हैं। तो मतलब हम समझ सकते हैं इस तरह से कि मम्मी पापा के व्यवहार का, मम्मी पापा के एटीट्यूड ऑफ लाइफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ का, या माता पिता के व्यवहार का या उनके क्रियाकलापों का, एक्शंस का, या उनकी सोच का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो माता पिता को अपनी सोच बहुत, या मतलब माता पिता को अपने एक्शंस बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि उनको ही बच्चा कहीं ना कहीं जाने अनजाने फॉलो कर लेता है। बचपन से ही बच्चों को प्यार देना चाहिए, सुझाव मतलब उनको गाइड करना चाहिए, और प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा, हल्का फुल्का प्रेशर तो देखो डालना पड़ता है ताकि बच्चे कार्य करें और सीखें और क्रिएटिव बने, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो बच्चों को प्यार देना है, गाइड करना है, केयर करना है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है बच्चों के ऊपर। ओन नेचुरल हैप्पी वे, मतलब उनको खुश रखने की कोशिश करनी है। A change of some conventional parental attitudes may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems। Adolescent का मतलब होता है the age between 13 to 19 years, इसको हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था में अक्सर बच्चे बनते या बिगड़ते हैं, तो इस समय बच्चों को विशेष केयर, विशेष गाइडेंस, विशेष प्यार, विशेष अपनापन की ज़रूरत होती है। तो ये सब पेरेंट्स ध्यान रखें। We should also understand our parental responsibilities to the world environment। हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ध्यान रखनी होगी विश्व के प्रति भी। Remember that the living space of this world is limited and we must have enough space for our future generations to live happily। To achieve that aim, we must practice family planning and limit the birth rate by having only 1 or 2 children per couple।
ये बहुत ही कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हर एक दंपत्ति के एक या दो बच्चे हो, ज़्यादा से ज़्यादा दो, दो से ज़्यादा बच्चा कोई दंपत्ति ना करें, और हर एक बर्थ पे 3 or 4 years between each birth there should be a gap of 3 or 4 years so that each child is not deprived of the right to sufficient parental love and care. बच्चे के दो बच्चों के बीच में 3 से 4 साल का अगर गैप हो तो ही बच्चा अच्छे ढंग से अपना हक पाता है. तो दो बच्चों के बीच में मिनिमम 3 years का गैप हो. फैमिली प्लानिंग ऐसी हो कि एक से ज़्यादा, जैसे दो बच्चे उससे ज़्यादा बच्चे ना हो. थर्ड बच्चा लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कपल को. माँ को खुश रखा जाए, क्योंकि माँ अगर खुश है तो पूरी फैमिली खुश रहेगी. तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग होल फैमिली यहीं तक पढ़ते हैं. अगली क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.